अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम MGT 501 का लेक्चर नंबर 2 और 3 करेंगे। तो देख लेते हैं कि हमारे लेक्चर नंबर 2 में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कवर करनी है। तो पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था कि HRM होता क्या है, जिसमें हमने देखा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है इसको स्टडी करना। इस वजह से ये बहुत सारी डिग्रीज़ में इस कोर्स को ऐड किया गया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या होती है। तो यहाँ से सबसे पहला हमारे पास है कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट रिसोर्सेज मिलकर काम करते हैं किसी एक खास मकसद को अचीव करने के लिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन गोल हो या कोई भी एक गोल सबसे पहले जो है वो रखा जाता है। सो गुड मैनेजर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो काम इफेक्टिवली भी करते हैं और एफिशिएंटली भी करते हैं। अब यहाँ पर इफेक्टिव और एफिशिएंट का वर्ड यूज़ हुआ है। तो इन दोनों का मतलब क्या है? इफेक्टिव का मतलब ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर रहे हैं, और एफिशिएंट का मतलब ये है कि आप उनको, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं, आप उनको मिनिमम रिसोर्सेज के साथ अचीव कर रहे हैं, यानी कि आपने रिसोर्स का वेस्ट बहुत कम किया है और गोल को अचीव कर लिया है। तब आपका वो गोल एफिशिएंट होगा। और इफेक्टिव सिंपल कि आपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया। तो इस तरह का MCQs आपको आ सकता है कि इफेक्टिव और एफिशिएंट में क्या डिफरेंस है, और किस तरह से आप इसको वो डिफरेंट सिनेरियोज भी दे सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर ने एक गोल अचीव किया है, उसने बहुत कम रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, तो ये गोल क्या होगा? एफिशिएंट होगा, इफेक्टिव होगा, क्या होगा? तो आपने ये माइंड में रखना है कि इफेक्टिव गोल होता है जिसमें बहुत कम रिसोर्सेज के साथ जो है वो अचीव किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। और बेस्ट मैनेजर क्या होता है? जो दोनों पे फोकस करे, इफेक्टिवनेस पे भी फोकस करे और एफिशिएंसी पे भी फोकस करे, तभी वो गुड मैनेजर होता है। तो ये भी आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बेस्ट मैनेजर कौन सा होता है। बेस्ट मैनेजर वो होता है जो दोनों चीज़ों को साथ लेके चले। तो ये साइड पे एक डायग्राम है, इसको देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं उनको 4 स्टेप से जो है अचीव करते हैं। ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, इनको भी हम डिटेल में देखेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, इनको भी हम डिटेल में देखेंगे। अब रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। रिसोर्सेज कौन कौन से? ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, इंफॉर्मेशनल रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स। ये चारों रिसोर्स जो है वो मैनेजर यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करता है। जब वो इनको कम यूज़ करेगा, मिनिमम अमाउंट में यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर लेगा, तब हम कहेंगे कि वो एफिशिएंट अपने काम में रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैनेजमेंट हो गया। अब हम इसके फंक्शन देख लेते हैं। सो पहला फंक्शन है प्लानिंग। तो प्लानिंग तो हर काम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हम सबको पता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है कि सबसे पहले तो प्लानिंग की जाती है कि कौन सा गोल अचीव करना है। डिसाइड किया जाता है कि इससे कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करने होंगे हमें उस गोल को अचीव करने के लिए। सो सारी प्लानिंग की जाती है, जिसमें करंट सिचुएशन को एनालाइज किया जाता है, फ्यूचर को देखा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन किया जाता है कि यही ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव है, इनको हमने किस तरह से अचीव करना है। तो ये सारी स्टार्टिंग में प्लानिंग होती है। यहाँ पर आउटकम क्या आएगा प्लानिंग का? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज का आउटकम है। तो ये जो चारों इसके फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, इन चारों का कुछ ना कुछ आउटकम भी आएगा। तो ये आपसे MCQ से पूछ सकते हैं कि प्लानिंग का आउटकम क्या होगा? तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी है। ऑर्गेनाइजिंग का आउटकम क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से ये बाकी जो दो इसके पार्ट्स हैं, इनका भी आउटकम क्या होगा? लीडिंग का आउटकम क्या होगा? द आउटकम ऑफ अ लीडिंग इज हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन और कमिटमेंट। और चौथे का भी देख लेते हैं कि जो है कंट्रोलिंग का आउटकम क्या आएगा कि करंट परफॉर्मेंस को किस तरह से हम मेजर कर रहे हैं, इफेक्टिवली कर रहे हैं, एफिशिएंसी से कर रहे हैं। तो अब इनको थोड़ा देख लेते हैं। तो प्लानिंग जो स्टार्टिंग में हमें करनी पड़ती है कि हमें जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो कौन कौन से गोल हैं, हमें किस तरह से अचीव करने हैं, इन सारी चीज़ों की हम स्टार्टिंग में प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद अब आपने ऑर्गेनाइज़ करना है। ऑर्गेनाइज मतलब असेंबल करना चीज़ों को, कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेशन किसके साथ करना? ह्यूमंस के साथ करना, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल, फिजिकल, इंफॉर्मेशनल और जितने भी रिसोर्स हैं जो आपके गोल को अचीव करने के लिए हैं, उन सबको असेंबल करना, यानी कि उनको ऑर्गेनाइज़ करना। अब आपने सबसे पहले तो प्लानिंग कर ली कि ये गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, आपने गोल डिसाइड कर लिया, ये गोल है जो हमें अचीव करना है। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने ऑर्गेनाइज़ करनी है सारी चीज़ें कि किस तरह से उस गोल को हम अचीव करेंगे। आपने ऑर्गेनाइज कर लिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है लीडिंग। लीडिंग का जो है वो हाई क्या होगा कि आपने कोई एक लीड कर रहा होता है। जैसे मैनेजर है, जो मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारे लोगों को लीड कर रहा होता है। तो उसका क्या काम होता है कि वो मोटिवेट करे लोगों को। ऐसा नहीं है कि बस चले जाओ, काम किए जाओ, काम किए जाओ, नहीं। मैनेजर की ये भी ड्यूटी होती है कि वो किस तरह से मोटिवेट करता है लोगों को, यानी कि उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको वो किस तरह से मोटिवेट करता है, उनका कम्युनिकेशन कैसा है उसका, उनका वो कम्युनिकेट कर भी रहा है या नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक मैनेजर के लिए। तो मैनेजर को डे टू डे कॉन्टैक्ट रखना पड़ता है सब लोगों के साथ, उनको गाइड करना पड़ता है, उनको हेल्प करनी पड़ती है,
कोई भी अचीव करने के लिए टास्क को। तो जब मैनेजर ये सारी चीज़ों पे देखेगा तब भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है वो अच्छी तरह से अचीव होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो आउटकम क्या आएगा लीडिंग का? ऑफ कोर्स मोटिवेशन और कमिटमेंट आएगा, क्योंकि मोटिवेशन की बात हो रही है। तो लीडिंग जो है वो डायरेक्ट मोटिवेशन से कनेक्टेड है। इसमें मैनेजर जो है वो लीड कर रहा है अपनी पूरी टीम को, ऑर्गेनाइजेशन को, और साथ में वो कमिटमेंट कर रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें लीडिंग में आती हैं। चौथा जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कंट्रोलिंग है। ठीक है, प्लानिंग कर ली हमने, ऑर्गेनाइज भी कर लिया, लीड भी कर लिया। अब जो फोर्थ फैक्टर है वो है कंट्रोलिंग, कि किस तरह से आपने प्रोग्रेस को कंट्रोल किया, आपने किस तरह से प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हैं आप, और कौन कौन सी नेसेसरी चेंजिंग है जिनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। कौन कौन सी चेंजिंग है एज अ मैनेजर वो आपने देखनी है, कि इसमें कौन कौन सी चेंजिंग है जो हमें करनी चाहिए। सारी प्रोग्रेस को आप मॉनिटर कर रहे हैं, कहाँ पर प्रोग्रेस लैग कर रही है, कहाँ पर सही जा रहा है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो भी रहे हैं या नहीं। उनकी जो परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड है वो सेट करना, परफॉर्मेंस को फिर उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, कि क्या जो परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन दे रही है क्या वो वही परफॉर्मेंस है जिसका स्टैंडर्ड हमने बनाया था, कि ये परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो डिफरेंट तरह की चेंजिंग उसमें लाता है, अगर है तो फिर तो वेल एंड गुड। उसके बाद बजट क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जितना भी कोस्ट कटिंग है, डिसिप्लिनरी एक्शन है, ये सारे मैनेजर की ड्यूटीज़ हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये सारी एक्चुअली में मैनेजर की ड्यूटीज़ हो रही हैं जो मैनेजर परफॉर्म करता है। उसके बाद कौन सा एक्शन है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये भी मैनेजर की ड्यूटी है कि उस प्रॉब्लम के साथ किस तरह से हैंडल करना है, उसको किस तरह चेंज करना है, कहाँ चेंज करना है। तो ये सारी भी मैनेजर की ड्यूटी है। अब आउटकम क्या है कंट्रोलिंग का, कि एक्यूरेट तरह से मेजर हो, परफॉर्मेंस को एक्यूरेट अच्छी तरह से सही तरह से मेजर किया जाए, रेगुलेशन की बेस पे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों चीज़ों को साथ देखा जाए। तो ये हमारे पास 4 फंक्शन थे मैनेजमेंट के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन तो इनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है हर बार। इसलिए मैं आपको साथ साथ गाइड करूँगी कौन कौन से टॉपिक आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी अच्छे तरीके से मिड टर्म की प्रिपरेशन हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। अगर प्रोडक्टिविटी अचीव करनी है तो इन दोनों का होना तो ज़रूरी है, अभी हमने देख लिया। तो ये आपसे फार्मूला पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज़ में अक्सर आ जाता है कि ये प्रोडक्टिविटी का फार्मूला क्या है। तो सिंपल एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिवनेस है। एफिशिएंसी क्या है, इनपुट और आउटपुट का रेशियो एफिशिएंसी है, और इफेक्टिवनेस वो डिग्री है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपना आउटपुट अच्छे से अचीव कर रही है। साइड पे भी देख लेते हैं, एफिशिएंसी डू थिंग्स राइट, चीज़ों को अच्छे तरीके से करना, ये तो एफिशिएंसी है। अब इफेक्टिवनेस क्या है, कि उनको राइट चीज़ों को राइट तरीके से करना, एफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजर का। अब हम मैनेजर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है जो सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा होता है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है कि ऐसा मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा मेंबर होता है जो मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर काम कर रहा होता है, प्लानिंग में भी, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, सब तरह के कामों में मैनेजर का किरदार जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 3 टाइप्स हैं हमारे पास मैनेजर की, इस डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजर हैं, टैक्टिकल मैनेजर हैं, और ऑपरेशनल मैनेजर हैं। अब बारी बारी हम 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं। तो मैनेजर की 3 टाइप्स है। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कितनी टाइप के मैनेजर होते हैं। तो मैनेजर 3 तरह के होते हैं। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजर कौन से होते हैं, वो सीनियर मैनेजर होते हैं। सबसे जो है टॉप पे, आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल टॉप लेवल पे है, सबसे ऊपर है। ठीक है, तो ये टॉप पे होते हैं, जो कंपनी की गोल अचीव करने में, हर तरह के काम करने में जो है वो इनका किरदार सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो टैक्टिकल मैनेजर हैं वो मिडल मैन होते हैं, मिडल मैनेजर होते हैं, जिनको वर्किंग लीडर्स भी कहा जाता है, जो खुद से कोई फैसला तो नहीं करते, ना कोई ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन वो वेट करते हैं दूसरों की ऑर्डर्स का, उनको प्रोसीड करने के लिए। किन के ऑर्डर का, स्ट्रेटेजिक मैनेजर। अब जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर होता है ना, इसके पास कंट्रोल होता है, ऑर्डर करने का भी कंट्रोल है इसके पास, और फैसला करने का भी कंट्रोल इसके पास है, क्योंकि ये टॉप पे है। तो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है अक्सर, डिफरेंट सिनेरियोज दिए जाते हैं, और फिर पूछा जाता है कि ऐसा कोई सिचुएशन आपको दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इस ऐसी सिचुएशन में कौन सा मैनेजर फैसला लेने का इख्तियार रखता है। तो वो स्ट्रेटेजिक मैनेजर होता है जो ऐसी सिचुएशन में फैसला रखने का इख्तियार रखता है और वही ऑर्डर देता है। टैक्टिकल जो मैनेजर होता है ना, वो मिडल मैनेजर है, यानी कि वो ऊपर वाले, यानी कि उसका वेट करता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजर के ऑर्डर का वेट करता है, और उन्हीं को फॉलो करना उसकी ड्यूटी है। उसके बाद जो ऑपरेशनल मैनेजर होता है, ये उससे भी लोअर है, क्योंकि लास्ट पे है। तो ये कौन से होते हैं, ये बिल्कुल लोअर लेवल मैनेजर हैं। तो ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि लोअर लेवल मैनेजर कौन से होते हैं। तो लोअर लेवल मैनेजर जो है वो ऑपरेशनल मैनेजर होते हैं, जो सुपरवाइजर हैं, सेल्स मैनेजर हैं, ये सारे जो है वो हमारे पास ऑपरेशनल मैनेजर में आ जाते हैं। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आप लोगों से। आपको दिया होगा जैसे सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर किस कैटेगरी में जो है फॉल करेगा, तो वो ऑपरेशनल मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर। तो ये बिल्कुल लास्ट पे कैटेगरी है इसलिए। नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजर्स आर यूनिवर्सल। मैनेजर जो है वो यूनिवर्सल है, इसका क्या मतलब है, इसको देख लेते हैं।
जो स्मॉल बिजनेस हैं या लार्ज बिजनेस हैं, कहीं पर भी मैनेजर जो है वो हर जगह है। आप हॉस्पिटल्स देख लें, स्कूल देख लें, गवर्नमेंट कहीं पर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख लें, हर जगह जो मैनेजर होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि द लीडर्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन, उनको एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं और प्रिंसिपल भी कहते हैं स्कूल के मैनेजर को। तो मैनेजर जो होता है वो ओवरऑल हर चीज़ को मैनेज कर रहा होता है, तो वो हर जगह ही होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और बात यहाँ पर जो कही गई है कि व्हेन अ प्रोफेशनल फुटबॉल टीम, अगर कोई फुटबॉल की टीम हार जाती है मैच, तो जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको कोई ब्लेम नहीं करता, सारे उसकी जो है वो जो उनको जो सिखा होता है, उनका जो लीडर होता है, सारे उसको ही ब्लेम करते हैं। तो इसलिए मैनेजर का किरदार जो है वो यूनिवर्सल किस तरह से है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी खराबी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो सारा कुछ मैनेजर को कहा जाता है। जैसे स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो सारी जो कंप्लेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो जाके प्रिंसिपल से डिस्कस की जाती हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो मैनेजर होता है, अगर फुटबॉल टीम मैच हार रही है तो किस पे ब्लेम आएगा, टीम पर नहीं आएगा बल्कि उसके ओनर पर आएगा। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज में डिफरेंट सिचुएशंस आपको दी जा सकती हैं। जैसे फुटबॉल की सिचुएशन आपको दी गई हो और पूछा जाए कि किस जो है वो उन्होंने गेम हार ली है तो किसका कौन जिम्मेदार है, तो उसके टीम मेंबर्स बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि मैनेजर जिम्मेदार होता है जो टीम को मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास है मैनेजर की स्किल्स। तो ये वही तीनों पॉइंट्स हैं। अब इन देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए इन मैनेजर्स के पास। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल जो स्किल्स होती हैं वो कौन सी हैं हम देख लेते हैं। उसके बाद ह्यूमन स्किल्स हैं और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं। सो टॉप मैनेजर, मिडिल मैनेजर और लाइन मैनेजर, ये हमारे पास जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए थे ये बिल्कुल वही हैं। टॉप मैनेजर स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स को कहा जाता है, मिडिल मैनेजर जो हमने देखा था टेक्निकल मैनेजर्स को कहा जाता है, और ऑपरेशनल मैनेजर्स हमने देखे थे थर्ड पे, वो लाइन मैनेजर उनको कहा जाता है। ठीक है। इनके सेकंड नाम भी आप यहाँ से देख लें कि कौन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि ऑपरेशनल मैनेजर को और क्या कहा जाता है, तो उनको और लाइन मैनेजर भी बोला जाता है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि टेक्निकल स्किल्स कितनी और किसके पास होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स जो है वो किस तरह से हम और किसी भी मशीन को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसको प्लान करना, उसे कंट्रोल करना, तो ये सारी जो स्किल्स होती हैं ना वो टेक्निकल स्किल्स हैं। अब टेक्निकल स्किल्स जो है वो मैनेजर के पास होनी चाहिए। उसके बाद उसके पास ह्यूमन स्किल भी होनी चाहिए कि लोगों के साथ वो किस तरह से काम करता है, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करे, दूसरों लोगों को मोटिवेट करे। ये भी मैनेजर की ड्यूटीज़ है ना, लोगों को मोटिवेट करना, उनका एटीट्यूड, उनके अंदर कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से करना क्लियरली उनके साथ। तो ये सारी जो ह्यूमन स्किल्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कॉन्सेप्चुअल स्किल में है कॉन्सेप्चुअली सोचना, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें मैनेजर एक होना चाहिए जो इस बात को सोचे कि अब क्या करना है, कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर किस तरह से उसके साथ डील करना है, क्या उसके अंदर चेंजिंग लानी है, ये सारी भी कॉन्सेप्चुअल स्किल आ जाती हैं। तो टॉप मैनेजर जो होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा स्किल्स होनी चाहिए कॉन्सेप्चुअल। तो अब देख लेते हैं कौन से मैनेजर के पास कौन से स्किल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब डायग्राम में देखें, ये वाली ह्यूमन स्किल्स है, तो ये तीनों मैनेजर्स के पास ह्यूमन स्किल्स तो होनी चाहिए। यानी कि कौन सी स्किल्स कि लोगों को अंडरस्टैंड करना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको मोटिवेट करना, उनके एटीट्यूड को देखना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, ये सारी स्किल्स जो हैं वो तीनों मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा टॉप लेवल का जो मैनेजर है ना उसके पास कॉन्सेप्चुअल स्किल्स सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। मिडिल मैनेजर के पास थोड़ी बहुत चलेंगी और लाइन मैनेजर के पास बेशक ना हो, थोड़ी बहुत हो, उसको कॉन्सेप्चुअली सोचने का थोड़ा सा हो तो वो ठीक रहेगा। उसके बाद अब टॉप मैनेजर की यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स देखें। टेक्निकल स्किल जो टॉप मैनेजर है उसके पास तो थोड़ी सी हो तभी चलेगा, क्योंकि उसने तो कुछ भी ऑपरेट नहीं करना, कोई मशीन नहीं चलानी, उसने कुछ भी नहीं करना, उसने तो ऑर्डर देने हैं ना। उसके बाद मिडिल मैनेजर जो होता है उसके पास थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए उससे, और लाइन मैनेजर जो होते हैं वो लोअर लेवल के मैनेजर हैं, तो उनके पास सबसे ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए कि कैसे मशीन को ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है। तो ये सबसे ज़्यादा स्किल्स इस वाले मैनेजर के पास होनी चाहिए। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि किस मैनेजर के पास कौन सी स्किल्स कितनी होनी चाहिए। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस डायग्राम के ज़रिए से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपको ये सारा पैराग्राफ पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ अगर आप ये डायग्राम अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि कौन से मैनेजर के पास कितनी स्किल्स होनी चाहिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास लेवल्स हैं, सो हमने अभी देख लिया। टॉप मैनेजर होते हैं, मिडिल मैनेजर होते हैं, फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर भी इनको कहा जाता है, और लाइन मैनेजर भी कहा जाता है, और ऑपरेशनल मैनेजर भी कहा जाता है। फर्स्ट लाइन मैनेजर को होते हैं वो सबसे लोएस्ट लेवल के मैनेजर हैं, जैसे सुपरवाइजर हैं, सेल्समैन हैं वो। मिडिल मैनेजर कौन से होते हैं, जो टॉप के जो है वो मिड में आते हैं और इनको दूसरों के ऑर्डर फॉलो करने होते हैं और फिर ये आगे इनको ऑर्डर देते हैं। उसके बाद जो टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं ना उनके पास सारी पावर है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी पावर है वो सारे टॉप मैनेजर के पास है। क्या करना है, कैसे करना है, क्या फैसला करना है, क्या ऑर्डर देना है, तो ये सारे जो है वो टॉप मैनेजर के पास स्किल्स हैं।
उसके बाद मैनेजर का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर हेड कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्व करना वो मैनेजर का काम है। लीडरशिप भी मैनेजर का काम है, कैसे वो लोगों को हायर करता है, ट्रेन करता है, उनको मोटिवेट करता है और एम्प्लॉय के डिसिप्लिन इशू को सेट करता है। ये सारे जो है वो मैनेजर के रोल्स हैं। उसके बाद लिएसन्स है कि एक आउटसाइडर के साथ कैसे कॉन्टैक्ट करता है। जो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लाते हैं उनको हम लिएसन्स भी कहते हैं। जो आउटसाइडर के साथ कॉन्टैक्ट करता है वो भी मैनेजर ही होता है। अब इन्फॉर्मेशनल रोल्स कौन से हैं? मॉनिटर करना सारी प्रॉब्लम्स को, उनको देखना। डिसमिनेटर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे मेंबर जो है वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन मेंबर तक। यानी कि मैनेजर ही होता है जो दूसरे लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। जैसे लोअर लेवल के लोग हैं तो उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारी इन्फॉर्मेशन उन्हीं को वो ट्रांसमिट करता है। उसके बाद स्पोक पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोलता है आउटसाइड से, यानी कि बाहर अगर कहीं जा रहे हैं तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो स्पोकमैन भी और मैनेजर ही होता है। उसके बाद है जी एंटरप्रेन्योर, तो मैनेजर ही होता है वो भी। उसके बाद डिस्टर्बेंस है कोई भी कंपनी के अंदर, उसको भी हैंडल करने वाला यही मैनेजर होता है। रिसोर्सेज क्या हैं उन सारों को डील करने वाला भी यही मैनेजर है। और कौन से इशू हैं इनको कैसे डील करना है ये सारी भी मैनेजर की ड्यूटी है। तो ये जितने भी रोल्स हैं ना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि मैनेजर के रोल कौन कौन से हैं, ये भी अपने माइंड में रखते हैं। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये प्रॉब्लम है तो कौन इसको सॉर्ट आउट करेगा, तो वो मैनेजर से सॉर्ट आउट करेगा। उसके बाद है ऑल मैनेजर्स आर मोस्टली कंसर्न द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो सारे मैनेजर्स के पास होती हैं? मोस्टली कौन कौन सी एक्टिविटीज़ का ये सब कंसर्न होते हैं? तो पहला स्टाफिंग है, यानी कि लोगों को हायर करना। उसके बाद रिटेंशन, डेवलपमेंट, एडजस्टमेंट और मैनेजिंग चेंजिंग। सो ये सारे हम जो पॉइंट्स हैं ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपको कि आपको 3 पॉइंट्स दे दिया हो और एक कोई अलग से पॉइंट दे दिया हो और वो पूछा जाए कि कौन सा इसमें से पॉइंट है जो मैनेजर जो है जिससे कंसर्न नहीं होते। तो आपने अगर आपको ये माइंड में होंगे तो जो नहीं होगा वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है एचआर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है लाइन मैनेजर की। जो लाइन मैनेजर होते हैं वो उनका कोई ना कोई बॉस होता है, क्योंकि हमने देखा कि लाइन मैनेजर सबसे लास्ट पे आते हैं। तो उनका कोई ना कोई बॉस होता है जिनको वो फॉलो करते हैं, जिनके ऑर्डर उनको मानने पड़ते हैं, उनके फैसले उनको सुनने पड़ते हैं। अब स्टाफ मैनेजर कौन होता है? जो एचआर मैनेजर होते हैं बेसिकली वो स्टाफ मैनेजर ही होते हैं, क्योंकि वो लोगों को हायर कर रहे होते हैं, वो न्यू स्टाफ को हायर कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद एचआरएम। अब मैनेजमेंट का एचआरएम के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो वो हमने 4 पॉइंट्स हमने पहले देख लिए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। अब इसमें नया पॉइंट है वो स्टाफिंग का ऐड हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बाकी 4 पॉइंट्स हम पीछे देख चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। चौथा जो पॉइंट है 5वां यहाँ पर स्टाफिंग जो है वो ऐड हुआ है। तो ये जो बेसिक फंक्शन थे मैनेजर के अब इसमें एक और इजाफा हो गया है, ठीक है। सो इफेक्टिव जब एचआरएम इफेक्टिव होगी तभी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम करेगी। तो एचआरएम का इफेक्टिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि एचआरएम जो है वो किन किन चीज़ों को मैनेज करती है। तो प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेज कर रही है, ऑपरेशंस को मैनेज कर रही है, रिलेशनशिप्स को मैनेज कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट है, स्ट्रेस है, रिवॉर्ड सिस्टम है, इन सब को देखने वाला सिस्टम एचआरएम ही है। वन बाय वन इन सबको हम आगे डिटेल में लेक्चर्स में देखेंगे कि रिवॉर्ड सिस्टम में क्या है, स्ट्रेस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, रिलेशनशिप किस तरह से बिल्ड करता है मैनेजर, ये सारी चीज़ें जो है वो आगे के लेक्चर्स में हैं। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। हम लेक्चर नंबर 3 देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एक सिस्टम है जिसको डिज़ाइन कर दिया गया है कि एक स्पेसिफिक गोल उनको सेट कर दिए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही कोई रैंडमली 2-4 लोग उठ के नहीं ग्रुप बना लेते कि बस ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, नहीं, बल्कि बहुत सोच समझ के फैसला किया जाता है और प्रॉपर एक डिस्कशन होती है, प्रॉपर एक गोल सेट होता है कि किस तरह से एक हाई परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए, एक हाई गोल अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है। फॉर्मल क्या होती है? जिसमें लीगल और ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन होती है, उसकी ऑफिशियली वो रिकॉग्नाइज होती है और कोई उसके पास लीगल जो है वो लॉ से बनती है। इनफॉर्मल क्या है? जो अनऑफिशियल होती है उसको हम इनफॉर्मल कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट अब क्या है? टास्क है, यानी कि कोई भी क्या टास्क है, पर्पस क्या है, मकसद क्या है, करना क्या है हमने। उसके बाद लोग हैं, पीपल, यानी कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर हैं, वो सारी। उसके बाद स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किन चीज़ों से मिलकर बना है, टेक्नोलॉजी हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो है वो मिलकर बनाती हैं ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सिस्टमैटिक अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, जिसमें जो है वो 4 बेसिक चीज़ें होती हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले तो है दे ऑपरेट विद इन इन्वायरमेंट के अंदर इन्हें ऑपरेट करना है। उसके बाद ब्लॉक एलिमेंट जो है वो क्या है, कुछ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, सब सिस्टम होते हैं, सेंट्रल एफर्ट्स होती हैं, एक प्रॉपर जो है वो सिस्टम बनाया जाता है, उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रद्द-ए-अमल में आती है। उसके बाद ओपन और क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम होता है जिसमें आउटसाइड इन्वायरमेंट का कोई रद्द-ए-अमल नहीं होता, उसको बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करते, उसको बस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर सब कुछ रहता है, ठीक है। और ओपन क्या होता है? ओपन वर्सेस में जिसमें से बाहर से भी जो है वो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और जैसे बाहर की चीज़ों में क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हैं, कैपिटल हैं, तो ये सारी जो है वो बाहर की चीज़ें ही होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व की जाती हैं।
तो यहाँ पर और भी आउटसाइडर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स यहाँ पर बताए हुए हैं आपको। कस्टमर है, कंपटीटर है, सप्लायर है और इन्वेस्टर है, ये सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है, इसको हमने पीछे देख लिया है। तो ये सब वही चीज़ें हैं जो लेक्चर नंबर 2 में थी, तो इसलिए इसको स्किप कर लेते हैं। सब सिस्टम क्या है? अब सब सिस्टम में क्या होता है? एयरफोर्स एक सब सिस्टम है डिफेंस इंडस्ट्री का, तो सब सिस्टम भी होते हैं यानी कि छोटे छोटे उसके पार्ट्स। उसके बाद साइनर्जी है। सिनर्जी क्या होती है? विच स्टेट दैट होल इज़ ग्रेटर। ये एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि होल जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है स्मॉल पार्ट से, कि सम ऑफ पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स का हम सम कर लेते हैं तो उससे बेहतर है कि होल उससे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास से एनर्जी है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। सो यहाँ पर जो है वो हैथरॉन की स्टडीज़ हैं। इसमें क्या था कि कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया था कि वो सर्च करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चिकागो में जो है वो ये हुआ था 1924 से 1932 पे, जिनने बहुत सारी कंक्लूजन दी थी जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आज तक यूज़ होती हैं। कि वो सारी कंक्लूजन जो उन लोगों ने सजेस्ट की थी, उन्हें ये कंक्लूड किया था कि इनफॉर्मल वर्क ग्रुप इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर। इनफॉर्मल जो है वो इफेक्ट करता है। तो ये इनके थोड़े से पॉइंट्स है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक। उसके बाद ह्यूमन रिलेशनशिप का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो कुछ भी कॉपरेशन जो है वो ग्रुप के साथ उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जॉब सेटिस्फिकेशन के लिए। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, अच्छे तरीके से बात ही नहीं कर रहे, तो उनकी जॉब सेटिस्फाई नहीं है अपनी जॉब से, तो वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन उसको बेनिफिट नहीं देगी। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ी सी अब्राहम मास्लो की थ्योरी देख लेते हैं, ये आगे भी आएगी। सो 1943 में अब्राहम मास्लो ने एक सजेस्ट किया कि जो ह्यूमन होते हैं, जो लोग होते हैं, उनकी 5 तरह की ज़रूरियात हैं। उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो तो फूड, वाटर और शेल्टर है, ये हम सबको पता ही है, तो वो उन्होंने बताई। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी जो एडवांस नीड होती हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, पर्सनल फुलफिलमेंट है, कि वो कितना खुद पर बिलीव करते हैं, उनकी जॉब कितनी सेटिस्फाई है, कितनी सिक्योर है। और मास्लो ने एग्री किया कि जो लोग होते हैं जो अपनी लो नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, तभी ऑर्गेनाइजेशन की वो अपवर्ड और हाई लेवल की नीड पर आएंगी। जब उनकी लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई होंगी तभी वो हायर लेवल की नीड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अगर उनके पास फूड नहीं है, वाटर नहीं है, शेल्टर नहीं है, तो ये सबसे बेसिक नीड्स है। उनके पास अगर लोअर लेवल की नीड्स नहीं है तो वो हायर लेवल की नीड्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। ठीक है, ये थ्योरी आगे भी आएगी, तो उसको हम डिटेल में बाद में भी ज़रूर देखेंगे। उसके बाद हमारे पास है कि आजकल के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसके डायग्राम के ज़रिए से हम समझते हैं। बाकी सारे यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायग्राम के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है चीज़। तो टुडे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी क्या है? 20 सालों से बहुत चेंजिंग आ रही है। अब तो हर चीज़ बदल गई है, मशीन्स आ गई हैं, वर्कर्स चेंज हो गए हैं, अब तो वर्कर्स की ज़रूरत ही नहीं रही। पहले पहले क्या होता था, बड़ी बड़ी फैक्स मशीन थी, कंप्यूटर्स थे, तो बड़े पूरे पूरे रूम्स को उनने ऑक्यूपाइड किया हुआ था। लेकिन अब लोग जो है वो अब छोटी छोटी मशीन्स हैं, तो लोग बहुत बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलेंगे तभी आप सक्सेसफुल होंगे। लेट्स सपोज कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस हो गई है, लेकिन आप अभी पुरानी टेक्नोलॉजी में घुसे हुए हैं, तब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सक्सेस नहीं होगी, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है और आप अभी तक वहीं पर पीछे हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है डाइवर्स वर्कफोर्स। डाइवर्स वर्कफोर्स में क्या है कि अब जो है वो बात नहीं रही कि हम जो है वो एक ही कंट्री के लोग एक साथ काम कर सकते हैं, नहीं, अब तो जेंडर हर तरह के लोग काम कर सकते हैं, एज ग्रुप का कोई डिफरेंस नहीं है, एजुकेशन का कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये सारे जो बैरियर्स थे ये अब ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद मल्टीपल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, तो अब मल्टीपल स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे कस्टमर हैं, सप्लायर्स हैं, तो ये सारे रिस्पॉन्सिव है, रैपिड चेंजिंग है और ग्लोबलाइजेशन है। रैपिड चेंजिंग में क्या आ जाता है? रिस्पॉन्सिव देखिए, जो थ्रेट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारे जो है वो किस तरह से उनके साथ हैंडल करता है। चेंजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, ऑर्गेनाइजेशन को उनके साथ फ्लेक्सिबल होने, आपको वक्त के साथ साथ चलना है। अगर आप पीछे रह गए हैं तो फिर आप पीछे ही रह गए हैं, फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल होना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आप बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो पीछे रह चुके हैं ना, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन यानी कि ग्लोबली, यानी कि आउट ऑफ कंट्री, दूसरी कंट्रीज़ के साथ कि आपने अपना जो है वो ग्लोबली रहना है। आप अभी तक एक ही कंट्री के अंदर घुसे हुए हैं, उसी के अंदर काम करने की कोशिश करें, दूसरी कंट्रीज़ आपसे आगे निकल गई हैं, अप टू डेट हो गई हैं, तो इस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 2 और 3 कंप्लीट हो गया है। होप्स हो कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आप इस पॉइंट समझ नहीं आया, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। इसके अलावा मैंने आपको साथ साथ ये भी